Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Chief of Air Staff, General Manoj Bante, Chief of Army Staff, Vice Admiral Yash Singh, Vice Chief of Naval Staff, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सारे सीनियर ऑफिशियल्स, सभी प्रतिभावान मेरे खिलाड़ी, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सर्वप्रथम मैं एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों को आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी भारत की मिट्टी के ओलाल हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स में अपने प्रदर्शन से हम सभी भारतवासियों का मस्तक आपने ऊंचा किया है। आप सभी का यह प्रदर्शन एक नए और सशक्त भारत के साथ साथ तीव्र गति से बढ़ते हुए भारत की भी एक पहचान है। आप सभी जानते होंगे कि ओलंपिक का मोटो है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर। मैं समझता हूं कि मां भारती के लिए भी हम और आप इसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि हम तेज गति से आगे बढ़ें, ऊंची उड़ान भरें और मजबूत बनें, और ये सब चीज एक साथ मिलकर करें। आप सभी मेडलिस्ट को पुनः मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे तो मेडल लाकर देश का गौरव बढ़ाना अपने आप में श्रेष्ठतम पुरस्कार है, फिर भी रक्षा मंत्रालय परिवार की ओर से मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि सभी गोल्ड मेडल विजेताओं को 25 लाख रुपए, सिल्वर मेडल विजेताओं को 15 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि दुनिया की कई स्टडीज ये बताती हैं कि किसी भी देश की जो स्पोर्ट्स की प्रोग्रेस है, जो उसके स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होती है, वह कमोबेश उस देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के जस्ट प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात अधिकांशतः यह देखा गया है कि कोई देश जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस करता जाता है, वैसे वैसे खेल के क्षेत्र में भी उस देश के प्रदर्शन में बेहतरी होती जाती है। हालांकि कुछ देश इसके अपवाद जरूर होते हैं, लेकिन अधिकांशतः ऐसा ही देखा जाता है। भारत के संदर्भ में भी यही बात पूरी तरह से दिखाई देती है। जैसे जैसे भारत इकोनॉमिक रूप से एक सशक्त राष्ट्र बनता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे मेडल्स की संख्या भी हर मैदान में लगातार बढ़ती जा रही है। साथियों, इस बार के एशियन गेम्स में हमने कुल मिलाकर 107 पदक जीते हैं। पिछली बार यानी 2018 के एशियन गेम्स में हमने 70 पदक जीते थे। 70 पदकों से लेकर 107 पदकों तक का यह जो सफर है, इसमें यदि हम ग्रोथ के हिसाब से देखें तो करीब 50% की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। 50% से ज़्यादा ही। यहाँ मैं ग्रोथ रेट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो देश एशियन गेम्स के मेडल तालिका में शीर्ष पर हैं, वह देश तो ऑलरेडी अपने पीक पर हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ ग्रो करने का स्कोप नहीं है। लेकिन भारत के पास अभी ग्रोथ का बहुत बड़ा स्कोप है। तो मेडल्स की संख्या के हिसाब से यदि हम देखें तो हम भले ही 3 देशों से अभी पीछे हैं, लेकिन यदि हम अपनी ग्रोथ रेट देखें तो वह 50% का इजाफा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और साथियों, यह ग्रोथ रेट हमें सिर्फ स्पोर्ट्स में ही देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि आप देश का कोई भी सेक्टर उठाकर देख लें तो आपको भारत की यह ग्रोथ देखने को मिलेगी। इकोनॉमी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लगभग हर एक क्षेत्र में भारत बहुत ही तेजी के साथ विकास कर रहा है। आप देखिए, भारत ने चंद्रमा तक अपनी पहुंच बना ली है। भारत की डेवलपमेंट को दुनिया की बड़ी से बड़ी संस्थाएं भी स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर रही हैं, चाहे वह वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो। हर तरफ भारत की विकास यात्रा की चर्चा हो रही है। आपने हाल ही में एक खबर पढ़ी होगी कि जेपी मॉर्गन चेज नाम की एक अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है, वह अपने स्तर से गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट के नाम से एक इंडेक्स जारी करती है जो इन्वेस्टर्स को गाइड करती है।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का नाम अब तक उस गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में जेपी मॉर्गन चेज ने उस गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में भारत को भी शामिल कर लिया है और यह भारत की बढ़ती इकोनॉमिक ग्रोथ का ही यह परिणाम है। इससे हमारे डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट को मजबूती मिलेगी और इसका जिक्र मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि चाहे खेल के मैदान का रेफरी हो या गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स जारी करने वाली कोई फाइनेंशियल कंपनी हो, भारत की प्रतिभा का लोहा हर जगह माना जा रहा है। तो साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब हम इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन और स्पेस जैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो यह महज संयोग तो नहीं है। जाहिर सी बात है कि इस विकास के पीछे एक एम्बिशन है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने का। इस विकास के पीछे एक विजन है, सर्वश्रेष्ठ बनने का। इस विकास के पीछे एक एक्शन है, ऐसी पॉलिसीज एंड स्कीम्स का जो उस रोड मैप पर भारत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यही भारत आज से 10 साल पहले भी था। भारत की यही जनता जो इतनी मेहनत आज कर रही है, उतनी मेहनत आज से 10 साल पहले भी करती थी, परंतु यह विकास धरातल पर जो दिखना चाहिए वह नहीं दिखता था। लेकिन बीते लगभग एक दशक में जिस प्रकार से एक एम्बिशन, एक विजन और एक मिशन के तहत केंद्र सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, उसका परिणाम आज यह निकलकर सामने आ रहा है कि भारत न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि दुनिया भी भारत की प्रगति का लोहा मान रही है। साथियों, आपके गले में जो मेडल है वह निश्चित रूप से आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और आपके देश के लिए यह एक गौरव का विषय है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस गौरव से भी ज़्यादा जरूरी यह चीज़ है कि आपके गले का यह मेडल भारत के करोड़ों युवाओं को स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए भी इंस्पायर करता है। आप सभी भारत के उस नैरेटिव ऑफ एक्सेलेंस का हिस्सा बन गए हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देगी। साथियों, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे हीरोज को देखिए। मेजर ध्यानचंद का बर्लिन ओलंपिक में जो प्रदर्शन था वह आज भी भारतीयों के जनमानस में बैठा हुआ है। हम भारतीय आज भी वह बात नहीं भूलते कि कैसे 1986 के एशियाई गेम्स में भारत ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते थे और उन 5 में से 4 स्वर्ण पदक अकेले हमारी उड़न परी पीटी ऊषा ने जीते थे। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीटी ऊषा जी को राज्यसभा में मनोनीत कर उन्हें वह स्थान दिया जिसकी वो हकदार थी। इसलिए आप लोग आज जिस मुकाम पर हैं उस जगह पर आप सिर्फ एक मेडल को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे भारतीय समाज के एक नैरेटिव ऑफ एक्सलेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इस देश के युवाओं को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी बन रहे हैं। साथियों, आज मेरे सामने जो लोग बैठे हैं इनमें से कई ऐसे हैं जो मेडलिस्ट हैं और कई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मेडल हासिल नहीं कर सके। ऐसा तो नहीं है कि हम जितने भी खिलाड़ियों को अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजते हैं वह सभी कोई न कोई मेडल लेकर ही आते हैं। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें कोई मेडल नहीं भी मिल पाता है। जिन खिलाड़ियों को कोई मेडल नहीं मिला है इसका अर्थ यह नहीं है कि वह खराब खेले। उनका प्रयास किसी भी मायने में मेडल प्राप्त किए हुए खिलाड़ियों से कम नहीं था, ऐसा मैं मानता हूँ। चाहे जिंदगी की लड़ाई हो या फिर खेल के मैदान की लड़ाई हो, कुछ लड़ाइयाँ आज की जीत बनती हैं और कुछ लड़ाइयाँ आज की हार बन के भविष्य की जीत भी बन जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आज की हार चाहे वह जंग के मैदान की हो या फिर खेल के मैदान की, उसमें हारने वाला सैनिक या खिलाड़ी अपनी जीवटता से, अपने उत्साह से और अपने प्रयास से एक ऐसी कहानी लिख जाता है जो आने वाली कई जीतों की नींव बनती है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का भी काम करती है। साथियों, आप सब जानते होंगे
कि फ्लाइंग 6-3 मिल्खा सिंह जी ने रोम में 1960 में के ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में मेडल लगभग जीत ही लिया था, लेकिन फिनिश लाइन पर वह केवल 0.1 सेकंड से वो पीछे रह गए थे। वो भले ही मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन भारत के एथलेटिक्स के इतिहास में इससे उनका नाम कहीं कम नहीं हो गया। मिल्खा सिंह जी ने तब से लेकर आज तक भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में एक गाइडिंग स्टार हैं। वो हम सब के लिए आज भी प्रेरणा का काम करते हैं। आज भी कोई भारतीय एथलीट किसी मैदान में कोई पदक जीतता है तो वह एक तरह से मिल्खा सिंह जी को हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि होती है। कई बार पदक का न मिलना भी हमारे लिए इंस्पिरेशन की एक बहुत बड़े सोर्स का काम करता है। साथियों, हमेशा मैं देखता हूं कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जितने भी रिजल्ट आते हैं उनमें हमारी सेना के लोगों का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है। जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैनिक का चरित्र ही ऐसा होता है, चाहे उनकी ड्यूटी हो या फिर उनका प्रदर्शन, उनके बिहेवियर में डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्डवर्क और अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की जो बात है वह खेल के मैदान और जंग के मैदान दोनों में समान रूप से काम करती है। उनके अंदर का यह गुण उन्हें युद्ध के मैदान के साथ साथ खेल के मैदान में भी नायक बनाता है। उनके यही वर्च्यूज स्पोर्ट्स में भारत के लिए मेडल्स लाने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कई बार यह बात कहता भी हूं कि एक सैनिक के भीतर एक खिलाड़ी और एक खिलाड़ी के भीतर जरूर एक सैनिक होता है। साथियों, इस बार एशियन गेम्स के पहले ही मेडल्स को लेकर हमारा यह नारा था कि अब की बार 100 पार, और निश्चित रूप से हम 140 करोड़ भारतीयों के एस्पिरेशंस पर काम करते हुए हमारा यह स्वप्न साकार किया है। और आज भारत इस एशियन गेम्स में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 107 मेडल लेकर आया है। मैं चाहता हूं कि जब हम अगले एशियन गेम्स में जाएं तो भी हमारा यह नारा बरकरार रहना चाहिए, हमारा यह प्रयास रहना चाहिए कि अब की बार 100 पार। अब आप यह सोच रहे होंगे जब हमने 100 का आंकड़ा पार कर ही लिया है तो हमें अगली बार के लिए 200 मेडल्स अथवा 300 मेडल्स का लक्ष्य रखना चाहिए था, तो फिर 100 पार वाला नारा क्यों रिपीट किया जाए। तो साथियों, मैं अब की बार 100 पार की बात टोटल मेडल्स के लिए नहीं बल्कि 100 पार गोल्ड मेडल्स के लिए मैं कर रहा हूं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अगली बार न सिर्फ मेडल्स की संख्या बढ़े बल्कि गोल्ड मेडल्स की संख्या 100 के पार पहुंचे। साथियों, जब ब्रिटिश हुकूमत का दौर था तो अंग्रेजों ने यह साबित करने का प्रयास किया था कि अधिकांश भारतीय समुदाय मार्शल कौम के नहीं हैं, यानी कि उनके अंदर न तो युद्ध लड़ने की क्षमता है और न ही वे खेलों में या फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। शायद उनके कुत्सित प्रयासों से ही एक हीन भावना भी भारतीय समाज में बैठने लगी थी। आज़ादी के बाद इसी हीन भावना के चलते स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी पर उतना ध्यान सरकारों के द्वारा नहीं दिया गया जितना कि ध्यान दिया जाना चाहिए था। ओलंपिक दर ओलंपिक, एशियन गेम्स दर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स दर कॉमनवेल्थ गेम्स, भारत का लगातार खराब प्रदर्शन जारी रहा। और भारत का यह प्रदर्शन देखकर ऐसा लगता था कि अंग्रेजों ने सही ही कहा था। इसी संदर्भ में मुझे याद आता है कि पियरे डे कोबार्टिन, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी, ने एक बार कहा था कि पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग, अर्थात जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है खेलना और भागीदारी करना। और यह फ्रेज तो उन्होंने मोटिवेशन के लिए दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछली सरकारों ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। भारत का यह प्रदर्शन सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए ही रह गया था। जीत तो मिलती थी, लेकिन वह जीत भारत की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होती थी।
लेकिन अब धीरे धीरे यह धारणा अब टूट रही है। चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे वह खेल का मैदान हो या अन्य फिजिकल एक्टिविटीज हों, भारत अपने आत्मविश्वास को वापस पा रहा है। और इस बार के एशियन गेम्स के 107 पदक तो कुछ भी नहीं है, आगे तो अभी हमें और भी लंबा सफर तय करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भी भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। और हमने एक तरफ जहां फिट इंडिया और खेलो इंडिया के माध्यम से देश के युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स के माध्यम से हम ओलंपिक में भी भारत के मेडल्स की संख्या को बड़े स्तर पर बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। आज हमारा देश 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार के सहयोग से हमारे एथलीट्स अपनी मेहनत, लगन और जज्बे के दम पर भारत को मेडल टैली में शीर्ष पर ले जाएंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मेरे सामने कई पदक विजेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये निश्चित ही हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है और इन मेडल्स ने आपका मान बढ़ाया है। आपके परिवार में, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, गली मोहल्ले में अब आप सब कुछ खास निगाह से देखे जाएंगे। आप कितने लोगों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। पर इसके साथ ही इन मेडल्स को, इन जीतों को मैं एक और नजरिए से देखता हूं। आप जिन लोगों ने पदक जीते हैं, मैं समझता हूं उनके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप पदक जीतकर भारत आए हैं तो अब समाज आपको उस दृष्टि से नहीं देखेगा जैसा वह पहले देखता था। अब समाज आपके अंदर एक हीरो देखेगा। अब समाज आपके अंदर एक रोल मॉडल देखेगा, एक इंस्पिरेशन देखेगा। अब जब समाज आपको एक इंस्पिरेशन और एक रोल मॉडल के रूप में आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, तो आपकी भी यह जिम्मेदारी है कि आप उस विश्वास को बनाए रखें, किसी भी सूरत में उनके विश्वास को टूटने न दें। आपकी जो जिम्मेदारी है उसे स्वीकार करें तथा अपने आचरण को इस प्रकार बनाएं कि आने वाली पीढ़ियां लंबे समय तक आपसे प्रेरणा ले सकें। युवाओं को आपसे यह प्रेरणा सिर्फ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी मिलनी चाहिए। अर्थात भारत का युवा केवल यह न कहे कि उन्हें आपके जैसा खिलाड़ी बनना है, बल्कि यह कहे कि उन्हें आपके जैसा इंसान बनना है। आप सभी ऐसे ही खेलते रहें, ऐसे ही अपने परिवार और अपने समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।